हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो, क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है कि नहीं, सो दैट आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो एक बार मुझे ये कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। चलो जी, ऑडियो वीडियो यहाँ पे परफेक्ट है। तो सर क्रैश कोर्स एग्जैक्टली पहले आप मुझे ये बता दो कि क्रैश कोर्स में हम चीजें करने क्या वाले हैं। क्रैश कोर्स जो आपका है एंटायर बीआरबीएल का जो भी आपका सिलेबस है 34 चैप्टर सर प्रॉपर वे में यहां पर हम क्या करेंगे, कंसेप्चुअली अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि इंस्टीट्यूट जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछे सर हम अपने के लिए प्रिपेयर रहे, हम उस चीज के लिए प्रिपेयर रहे। दैट्स वाई द रीजन ये जितने भी क्रैश कोर्स के सेशन आपके होने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहां पर जो जितने भी चैप्टर्स है डेप्थ में चीजें करवाऊंगा, इतनी डेप्थ में कि इंस्टीट्यूट का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व ना कर पाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और कंसेप्चुअली आप बहुत ही 100% यहां पे प्रिपेयर हो जाओगे। एक रिक्वेस्ट मेरे साइड से आप सभी के लिए क्या है जी, साइड बाय साइड अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहना। हैंड रिटन नोट्स यहां पे बनाते रहना। मैं चीजों को यहां पे पहले सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड करवाऊंगा और उसके बाद हम प्रोविजंस को देखेंगे कि एग्जैक्टली सर प्रोविजन कहता क्या है। एक लेमन लैंग्वेज में पहले प्रोविजन को अंडरस्टैंड करने के बाद एनालिसिस करने के बाद उसके बाद हम प्रोविजन को अंडरस्टैंड करेंगे। द फॉरमोस्ट एंड द फारमोस्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स को भी साइड बाय साइड बनाने हैं। अब ये नोट सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंटायर बीआरबीएल के जितने भी हमारे पास चैप्टर्स उसको रिवाइज करने के लिए और बिफोर योर 2 to 3 डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो ये नोट्स बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। आज के क्रैश कोर्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है सर, वो फर्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है आपका, वो जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका रिलेटेड है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ अ रेगुलेशन ऑफ बैंक। तो लीगल क्या फ्रेमवर्क है रेगुलेशन ऑफ बैंक से रिलेटेड, इसके बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे यहां पर हमारे पास। ठीक है जी, चलो जी, तो अभी का सेशन हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या जी, कुछ यहां पर लर्निंग आउटकम्स है जो कि हमारे पास कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम यहां पे पिक करेंगे। सबसे पहला आप लोगों से मुझे ये क्वेश्चन है, मैं एक और रिक्वेस्ट आपको बोलूंगा कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसे मन में मत रखना, कमेंट सेक्शन में डाल देना सो दैट कि मुझे पता लगे कि आपको ये स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट है, उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आज अगर मैं आपको एक ऑफर दूं 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आपने मेरे पास डिपॉजिट रखना है। मैं आप सभी को कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है जी, मेरी अपनी खुद की निधि कंपनी है, तो मेरा भी काम यही है जैसे बैंक का काम है एक्सेप्टेंस और और मैं भी ग्रांट एंड लैंडिंग करता हूं। तो मैं अगर आपको ऑफर कर रहा हूं ना 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक अगर उसी सेविंग डिपॉजिट पे आपको 5% ऑफर कर रही है, तो किसके पास जाओगे? आपको क्या लगता है, मेरे पास आपको डिपॉजिट रखना चाहिए या फिर आपको रखोगे कि बैंक के पास? क्या लगता है आपको कि मेरे खुद यहाँ पे अपनी ऑफिस है, सब कुछ है, वेल सेटल्ड हूं मैं यहाँ पे, एनबीएफसी मेरे एनबीएफसी तो नहीं, मेरी यहाँ पे निधि कंपनी है, सेम यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस का मेरा काम है, तो आपका काउंटर पता है क्या होगा? आपका काउंटर होगा सर ठीक है ना, आपके पास 14% आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो, बट यहां पर ना बैंक के पास ही हम प्रेफर करेंगे। मैंने आपको बोला बैंक के पास आप क्यों प्रेफर करोगे डिपॉजिट को रखना, क्योंकि सर ना बैंक को यहां पर रेगुलेट किया जाता है। मैंने बोला सर बैंक को कैसे रेगुलेट किया जाता है? कहते हैं बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है और सर हमारे पास बैंक को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास एक्ट है सर 1934, जो स्पेसिफिकली सारे बैंक को क्या करती है सर, रेगुलेट करती है। सर शायद आपको और एक चीज पता ना हो, हम बता देते हैं आपको कि जो भी हमारे डिपॉजिट्स है ना सर, बैंक के पास वो क्या है जी, बैंक के पास वो सेफ है, बैंक के पास सेफ है। यहां पर सुनो, बैंक आप क्या कह रहे हो कि जो हमारे पास आपके जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट सर बैंक के पास सेफ है। मेरा क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन ये आया कि आप इतना 100% एश्योरेंस से क्यों कह रहे हो कि सर बैंक के पास सेफ है? तो आपका पता है काउंटर क्या है कि सर बैंक के अंदर में ना एक स्कीम कवर होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम कवर होती है सर, और इस स्कीम के तहत हमें पता है कि हमारा जो डिपॉजिट्स है अप टू 5 लाख रुपीस तक पर डिपॉजिटर हमारा सेफ है। इन केस अगर बैंक मोराटोरियम पीरियड में जाती भी है, इन केस अगर बैंक लिक्विडेट भी होती है ना, तो 5 लाख रुपए तक हमारा पास क्या होगा, सेफ्टी होगा। लेकिन दैट्स व्हाई द रीजन ये क्या है जी, लेकिन आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी हमें नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं हमारे पास डिपॉजिट्स का जो है एक सेफ हैंड में हमारे पास अगर बैंक के पास हम जाते हैं, सर भले ही हमको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है, लेकिन एक अश्योरेंस तो है कि कल को हमारा डिपॉजिट्स डूबेगा नहीं, है कि नहीं?
लेकिन बैंक को, अब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि बैंक को रेगुलेट इसलिए किया जाता है हमारे पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और यहाँ पे आरबीआई एक्ट में बहुत सारी पावर्स होगी, फंक्शंस होगी। ये एक्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या देता है, सभी बैंक्स को देता है। फटाफट से आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर में ये एक्ट बनता कैसे है? ये एक्ट यहाँ पर आपने मुझे बोला कि सर रेगुलेट करने के लिए बैंक, हमारे पास दो स्पेसिफिकली एक्ट है। अब मुझे ये बताओ एक्ट कैसे बनता है। चलो मैं आपको बता दूं कि एक्ट बनाने के लिए ना तीन चीजें की रिक्वायरमेंट होती है सर। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तीन चीजों की, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखे ना तो हमारे पास तीन चीजें आती है। एक होता है सर हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी, एक होता है जी हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक होता है जी एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड एक होता है हमारे पास जी जुडिशरी बॉडी। तो ये तीन बॉडी हमारे पास हेल्प करती है सर किसी भी लॉ को बनाने के लिए। लेजिस्लेटिव बॉडी में हमारे पास पार्लियामेंट होता है, यानी कोई भी अगर लॉ बनाना है तो सबसे पहले पार्लियामेंट से पास होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है, एग्जीक्यूट करना। एक बार लॉ यहाँ पे बन गया, पास हो गया लोकसभा राज्यसभा से, फिर यहाँ पे कंसेंट ली जाती है सर प्रेसिडेंट से और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया जाता है, तब जाके कोई एक्ट यहाँ पे बनता है। तो ये हमारे पास जो एक्ट है स्पेसिफिकली पावर ग्रांट करती है, रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशन लगाती है बैंक के लिए। दैट्स व्हाई द रीजन बैंक यहाँ पे सेफ हैंड है। आप मेरे पास नहीं, हो सकता मैं आपका डिपॉजिट लेके भाग जाऊं, ये भी तो चांसेस है, क्योंकि मुझे रेगुलेट करने के लिए कोई भी नहीं है। ठीक है जी, अब यहां पर तो चीजें हमको समझ में आ गई सर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जो बैंक का बिजनेस है ना, वो बैंक का बिजनेस क्या है, किस तरीके से हमें पता लगेगा। अब जैसे आप लोगों ने काउंटर मुझे किया कि सर बैंक को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारे पास 90/49 है, वैसे बैंक कौन सा बिजनेस करेंगे ना स्पेसिफिकली डिफाइंड है। तो बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी सर किस तरीके से होगी। तो अगर बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर हमने देखना है ना तो हमें क्या देखना पड़ेगा सर, हमें यहाँ पे डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। डेफिनेशन किसकी, अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन बी यहाँ पे डिफाइंड करता है बैंकिंग बिजनेस का। यहाँ पे बिजनेस कौन कौन से यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस का है। तो सर हमने सेक्शन 5 सब सेक्शन बी से पूछा, सर आप ही मुझे बता दो कि यहाँ पे कौन कौन सा बैंकिंग बिजनेस का क्या क्या चीज कर सकती है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 5 सब सेक्शन बी हमें बताती है। क्या बताती है कि सर जितने भी बैंक्स है ना वो क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस है, यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज है, वो क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स क्या अपने पास ही रखेगी, नहीं जी, ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट तो करती है बट फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे निकल के आते हैं हमारे पास। सेक्शन 5 सब सेक्शन बी क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि सर डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या आप कह लो कि बैंकिंग का डेफिनेशन भी अगर हम पूछे तो यहां पर हमारे पास सेक्शन 5 डिफाइन करता है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करती है, अब ये डिपॉजिट्स क्या सर इमीडिएटली रीपेबल होगा कि नहीं। हाँ जी, अब ये जो डिपॉजिट्स होता है, ये डिपॉजिट्स आपका रीपेबल ऑन अ डिमांड होता है। अगर ये टर्म डिपॉजिट नहीं है तो ये आपको रीपेबल किया जाएगा ऑन डिमांड। जैसे ही आप यहां पे डिमांड करोगे आपको ये रीपेबल कर दिया जाएगा और इट इज ए विड्रॉएबल बाय चेक। और ये डिपॉजिट्स को आप क्या कर सकते हो जी, विड्रॉएबल कर सकते हो। विड्रॉ कर सकते हो, किसके थ्रू कर सकते हो, बाय चेक के थ्रू कर सकते हो, ऑर्डर के थ्रू कर सकते हो, या अदरवाइज किसी भी तरीके से आप यहां पे विड्रॉ कर सकते हो। तो एक पूरा अगर लेमन लैंग्वेज में एनालिसिस देखें सेक्शन 5 सब सेक्शन बी का, तो हमारे पास क्या आता है, सेक्शन 5 डिफाइन कैसे करता है बैंक को या उनके बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी के, कि बैंकिंग बिजनेस को यहां पे डिफाइन किया जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। और ये जो लोन आपका यहाँ पे डिपॉजिट्स है, ये डिपॉजिट्स हमारे पास क्या है, रीपेबल ऑन डिमांड। तो किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो एक लेमन लैंग्वेज में हमने हैंडरिटन नोट्स में सर देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है। आई होप कि यहां तक आपको चीजें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट यहां पर चलते हैं। हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट यहां पर इसी तरीके से सेक्शन आता है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी चीजें यहाँ पे क्रैश कोर्स में करवाऊंगा वो हाईली इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्टीट्यूट इसके ऊपर में आपको ट्रिक भी करेगी और क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगी। एक इंपॉर्टेंट हमारे पास सेक्शन आता है, सेक्शन हमारे पास 9 आता है। अब ये सेक्शन 9 जो है सर वो स्पेसिफिकली किससे रिलेट करता है, आपका यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट से रिलेट करता है। डिस्पोजल ऑफ व्हाट, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअली भरा हुआ आपका ये टॉपिक है, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। अब ये देखो, आपने मुझे सर ये बताया अभी तक कि जो बैंक का यहाँ पे बेसिकली काम है वो क्या करना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करना। चलो जी, तो प्रीवियस इमेज यहां पे देखना है।
प्रीवियस इमेज में हमारे पास डेफिनेशन यहां पे कह लो या बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी क्या है, सेक्शन 5 सबसेक्शन बी यहां पे डिफाइन करता है हमारे पास। अब ये सेक्शन 5 सबसेक्शन बी किस तरीके से डिफाइन करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एडवांसेस, ये लोन्स एडवांसेस और जो डिपॉजिट है आपका रीपेबल ऑन अ डिमांड होगा, जिसे आप विड्रॉ कर सकते हो बाय चेक के थ्रू, या आप कह सकते हो बाय ऑर्डर के थ्रू, या आप किसी भी और तरीके से एटीएम से निकालना है या किसी भी तरीके से, तो ये डिपॉजिट्स आपके निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, आई होप कि आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट होगा। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं कि सर यहां पे ना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम देख रहे हैं, सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछेगी, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। सर ये सेक्शन हमारे पास क्या कहता है, सेक्शन देखो आप मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन में ये आपने बोला कि सर बैंक का बेसिकली काम क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। अब पब्लिक का हार्ड अर्न मनी लगा हुआ है, अब कुछ ऐसी बैंक्स पता है क्या कर रही थी, कुछ ऐसी बैंक जिसके पास बड़ी बड़ी बैंक जो होगी, जायंट्स होगी, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इनका मेन काम क्या था कि पब्लिक का लाखों करोड़ हमारे पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं सर इसको ना इन्वेस्ट कर देते हैं, अक्वायर कर देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में, क्योंकि सबको पता है कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ऊपर ही जाती रहती है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया पब्लिक के डिपॉजिट्स को। अब ये चीज पता लगी हमारे पास किसको, सर आरबीआई को पता लगी, ये चीज यहां पर नोटिस किया गया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्पेसिफिकली सेक्शन 9 यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, किसके लिए कि सर ये जो आप यहां पे कर रहे हो ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, ये आपके लिए नॉन बैंकिंग एसेट्स है। जो बैंक से वो कहती है सर नॉन बैंकिंग एसेट्स कैसे हुई, यहां पे कहती देखो आपके पर्पस के लिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया, कहते नहीं हमारे पर्पस के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास डिपॉजिट था उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सेक्शन 9 कहता है कि सर सुनो हमारी बात, अगर आपने कोई भी ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर किया, कोई भी बैंक, एनी बैंक, whosoever जिन्होंने क्या किया सर यहां पे अक्वायर किया है, whosoever आप कह लो यहां पे क्या किया जी, अक्वायर किया, या सर उन्होंने यहां पे इन्वेस्ट किया, तो इनको क्या बोला गया है कि आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिन्होंने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में या तो उसको एक्वायर किया हुआ है या सर उसको यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या किया, या तो अक्वायर किया या उसमें सर इन्वेस्ट किया है ना, तो यहां पे एक्ट सेक्शन 9 क्या कहता है, अदरवाइज आपके लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं है, अदरवाइज आपके लिए अगर खुद का यूज नहीं है, ठीक है, अगर खुद के यूज के लिए है तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज देन ओन यूज, अपने यूज के लिए अगर ये चीज नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये जो आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपको सर डिस्पोज्ड ऑफ करना पड़ेगा। क्या सर कोई टाइम लिमिट है, हाँ जी यहां पे, तो आपको सर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसको क्या कर दो जी, डिस्पोज्ड ऑफ कर दो विद इन 7 ईयर, 7 साल के अंदर में इसे डिस्पोज ऑफ कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन से आपने यहां पे अक्वायर किया ना, उस दिन से आपके पास 7 साल का और टाइम पीरियड हम लोग दे रहे हैं, इस 7 साल के अंदर में सर यहां पे आप डिस्पोज ऑफ कर दो। क्वेश्चन ये आता है राइज हमारे माइंड में कि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं सिक्योर है, क्यों ऐसा यहां पर रूल बनाया गया, आप सभी को पता है सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, कोविड-19 सबसे बड़ा एक एग्जांपल है, सब चीज की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं डाउन गई थी, देयर माइट बी चांसेस कि कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए जहां पे लाखों और करोड़ों रुपए आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी आने के कारण उसकी वैल्यूएशन अगर गिर जाती है तो कल को उस डिपॉजिट्स का जिम्मेदार कौन होगा सर, तो दैट्स व्हाई द रीजन सेक्शन 9 क्लियरली प्रोहिबिट करती है आपको क्या, आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा नॉन बैंकिंग एसेट्स को, अगर कोई भी बैंक ने अक्वायर किया है या इन्वेस्ट किया अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में, अगर उसके ओन यूज में नहीं है डिस्पोज ऑफ कर दो। कुछ स्पेसिफिक बैंक के लिए सर यहां पे क्या किया जा सकता है, इसको यहां पे एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये जो 7 ईयर का टाइम पीरियड है ये सर क्या एक्सटेंडेबल है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द परमिशन ऑफ, बाय परमिशन ऑफ व्हाट, बाय द परमिशन आपको लेना पड़ेगा आरबीआई से, यहां पे आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक आप क्या कर सकते हो जी, एक्सटेंड कर सकते हो, यानी टोटल अगर पीरियड देखो विद द परमिशन ऑफ आरबीआई, तो ये जो आपके पास डिपॉजिट्स है ये डिपॉजिट्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा 12 साल के अंदर में जब से आपने एक्वायर किया है। सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप सभी को यहां पे क्लियर हो गया होगा हमारे पास सेक्शन 9 कहता क्या कहता है कि कोई भी बैंकिंग का एसेट जो कि हमारे पास स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आपके खुद के यूज के लिए नहीं है,
अगर आपने एक्वायर किया या इन्वेस्ट भी किया, 7 साल के अंदर में डिस्पोज ऑफ कर दो, यहां पे किसके अंदर में आपको यहां पे डिस्पोज ऑफ कर दो, और आरबीआई के परमिशन के साथ नेक्स्ट 5 ईयर आपको अलॉट किया जा सकता है इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ये कवर होता है सर हमारे पास सेक्शन 9 यहां पे कवर होता है। अब चलते हैं यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, वो हमारे पास आता है किससे रिलेटेड, यहां पर हम चलते हैं हमारे पास ये आता है हमारे पास रिलेटेड टू व्हाट सम, यहां पर हमारे पास क्या है प्रोहिबिटेड बिजनेस। सर हमने यहां पे देखा कुछ हमारे पास परमिटेड बिजनेस है, देखो बैंक के लिए ना यहां पर क्या है कुछ परमिटेड बिजनेस भी की गई है। परमिटेड बिजनेस में जैसे कि ट्रेडिशनली हमें सेक्शन 5 सबसेक्शन बी कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एडवांसेस, बिल्स का डिस्काउंट करना, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका होगा, गारंटी हो गया, इंडेमनिटी हो गया, लॉकर की फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें बैंक कर सकती है, परमिटेड है। लेकिन कुछ सर प्रोहिबिटेड बिजनेस भी है, हाँ जी कुछ यहां पे प्रोहिबिटेड बिजनेस है जो कि बैंक को स्पेसिफिकली क्या बोला है कि आप यहां पे नहीं करोगे। क्या नहीं बोला है सर, यहां पे आपको बोला है कि आप ट्रेडिंग एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब यहां पर सर क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट सर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बाइंग एंड सेलिंग, आप ना तो सर बाय करोगे ना तो आप यहां पे क्या करोगे सेल करोगे किसी भी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज को जो कि स्पेसिफिकली आपको प्रोहिबिट किया गया है। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप यहां पे क्या नहीं करोगे सर, आप यहां पे नहीं दे सकते, यहां पे स्पेसिफिकली आपको परमिट किया गया है। या आप यहां पे कोई भी ऐसा यहां पे फैसिलिटी नहीं रखोगे या सर्विस नहीं दोगे जिसमें आप बार्टरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हो सर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स के बदले में जो पहले एंशिएंट टाइम में होता था एक गुड्स तुम मुझे दो जो मुझे पसंद है और जो आपको नहीं है उसके बदले में आप वो गुड्स रख लो। तो बार्टरिंग ऑफ गुड्स भी आपको बोला है, बिल्कुल भी स्पेसिफिकली यहां पे प्रोहिबिट किया है कि ये दोनों चीज तो बिल्कुल भी आप नहीं करोगे, ये प्रोहिबिटेड बिजनेस में आपका आता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन थे और कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है। आई होप कि आप सभी को यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया होगा, बेसिकली हमारा क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज हम यहाँ पे कर और किस लेमन और कितनी डेप्थ चीजें यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब चलते सर यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन पे देख लेते यहाँ तक कि प्रोविजन यहाँ पर क्या कहता है। जो हमने चीजों को समझी है, क्या एक्ट भी वही कहता है, क्या प्रोविजन भी वही कहता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर, एक तो हमने फाउंडेशन बनाया, वो फाउंडेशन को मैंने यहाँ पे क्योंकि वो आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ पे आपके नोट्स में इंक्लूड नहीं किया कि यहाँ पर किस तरीके से गवर्न करती है कोई भी यहाँ पे बैंक्स को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 और बैंक रेगुलेशन 1949 आरबीआई एक्ट। तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो उसको इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 5 क्या कहता है, डिफाइन करता है बैंकिंग के बिजनेस को। क्या कहता है, बैंकिंग का मतलब एक्सेप्टेंस for the purpose of what lending or investing of deposits of money from the public which is a repayable on a demand और अदरवाइज, और इसको क्या कर सकते हो विड्रॉ या कर सकते हो बाय द चेक और अदरवाइज। यही सर हमने लेमन लैंग्वेज में एनालिसिस देखा था इस सेक्शन का। हाँ जी सर, तो चार्ट फॉर्म में हैंडरिटन में हमने ड्रॉ कर लिया। अब हैंडरिटन चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होगी रिवीजन के लिए। हमने देख लिया सर बैंकिंग का मतलब एक्सेप्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी विच इज ए रीपेबल ऑन अ डिमांड, और जिसे हम विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक के थ्रू। नेक्स्ट एसेंशियल अगर फंक्शन देखें तो क्या है हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, और वही हमारे पास लैंडिंग और इन्वेस्टिंग। और ये जो डिपॉजिट्स है ये आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये आपको रीपेबल ऑन अ डिमांड। पता है इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या पूछा था, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन इस पे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि सर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, क्या मुझे वो बताओ क्या वो भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है। बहुत सारे एस्पिरेंट का गलत आंसर हुआ था यहाँ पे। एनबीएफसी भी एक्सेप्ट कर सकती है सर डिपॉजिट्स, हाँ जी एनबीएफसी क्या कर सकती है सर, एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। लेकिन वो जो डिपॉजिट्स होगा ना, वो डिपॉजिट्स पता है कौन सा डिपॉजिट्स होगा, वो सेविंग डिपॉजिट नहीं, वो डिपॉजिट जो रिपेबल ऑन डिमांड नहीं है, ये डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट्स होगा। हाँ जी सुन लो, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, साइड में लिख लेना आप भी हैंडरिटन नोट्स में। NBFC can only be accept the term deposits. NBFC can never be accept a deposits which is a repayable on a demand. तो इनको क्लियरली प्रोहिबिट किया, एक्सक्लूड किया किसको सर, यहाँ पे हमारे पास एनबीएफसी को। एनबीएफसी कभी भी यहाँ पे रीपेबल ऑन डिमांड वाले डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, विच इज और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, यानी यह टर्म डिपॉजिट की बात कर रहा है। तो बैंक के पास, बैंक ही सिर्फ एक ऐसी एंटिटी है जो हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती है क्या जी, डिपॉजिट्स को और टर्म डिपॉजिट को, सेविंग डिपॉजिट को कस्टमर से, ठीक है। और ये जो आपके पास डिपॉजिट्स होगा, ये डिपॉजिट्स ऑफ मनी ही हमारे पास होना चाहिए, नॉट एनीथिंग एल्स। चलो जी, ये तो चीजें हमारे पास होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ना सेक्शन बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा आपको ये सेक्शन में। और इससे पीछे ना बैकग्राउंड भी आपसे पूछूंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और इसका आंसर आपने, जैसा समझ लो कि आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं पता है,
इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछ रही है आउट ऑफ द सिलेबस, इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की बैकग्राउंड आपको पता लगवाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाते हो तो जरूर आप गलती करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 49A। सर सेक्शन 49A यहां पे क्या कहता है, डिपॉजिट्स यहां पे एक्सेप्ट कर सकती है बैंक, यहां पे क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेबल, डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक्स। सर सिंपल सा टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, डिपॉजिट्स विड्रॉएबल बाय चेक। सर हमें ना सेक्शन 5 सबसेक्शन बी से ये तो पता लग गया कि बैंक सर वो वाले डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी और वो डिपॉजिट्स हम यहां पे भी जैसे रीपेबल ऑन डिमांड और विड्रॉएबल बाय चेक से हम कर सकते हैं। सर इसमें अलग ही क्या सेक्शन 49A कहना क्या चाहता है, तो पता है सेक्शन 49A क्या कहना चाहता है, नो बैंकिंग कंपनी, सर कोई भी, नो अदर देन अ बैंकिंग कंपनी, अदर देन अ बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एनी अदर इंस्टीट्यूशन और एनी अदर एंटिटी नोटिफाइड बाय व्हाट, सर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहां पे क्या है कि सर यहां पे कोई और पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कोई भी एंटिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ना, वही डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है जो कि विड्रॉएबल बाय चेक के सेक्शन 49 सर ये कहता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन पता है क्या है, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, क्या सर कोई इंडिविजुअल, क्या कोई कंपनी, क्या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन सर पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट? सर सेक्शन 49 तो यही कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो अदर एंटिटीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, यही लोग अपना क्या कर सकती है सर, यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स को। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मान लो यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनीज है या सर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, वो चाहती है पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना, या एनबीएफसी भी है, क्योंकि सर एक्ट सिंपली जो सेक्शन 49 है ना, वो ये 3 लोगों को बोला है कि आप ही 3 लोगों को एक्सक्लूसिव मैं पावर देता हूं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का। सर हमें यहां पे पता है एनबीएफसी भी करती है, लेकिन एक्ट ने उसका नाम नहीं लिया, स्पेसिफिकली उसका नाम लिया ही नहीं है यहां पे। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है यहां पे, क्या कोई कंपनी, क्या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, क्या कोई इंडिविजुअल, क्या कोई एनबीएफसी यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स? यहां पे सेक्शन 49 तो क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि इनको छोड़ के कोई और कर ही नहीं सकता। तो यहां पे एनालिसिस क्या निकल के आता है, ये सेक्शन का बहुत बड़ा एनालिसिस निकल के आता है, जिसपे आपको यहां पे क्वेश्चंस ट्राई करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि सर क्यों सिर्फ बैंक को, ये एक्ट ने क्यों बोला, ये सेक्शन ने क्यों बोला सिर्फ बैंक को, आरबीआई को कि आप ही लोग एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट? सर वाई यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंडिविजुअल भी पड़े हैं, हमारे पास यहां पर कंपनीज पड़ी है, एनबीएफसी पड़ी है, सर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते डिपॉजिट्स को? क्या लॉजिक बिहाइंड है, क्यों इन तीनों को ही सिर्फ यहां पे पावर दिया है? चलो जी अब डेप्थ में एनालिसिस देखते हैं। सर सेक्शन 49 ने ये तो बता दिया कि ये 3 लोग के अलावा नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई भी पब्लिक से पैसा यहां पे लेना चाहती है, ये जो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट जो कर रही है डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से, यहां पे इसका कहना ये है एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक। तो बैंकिंग कंपनी या फिर यहां पे आरबीआई या कोई भी अदर एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई की है, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स को पब्लिक से जो कि विड्रॉएबल बाय चेक है। अब इसकी एनालिसिस देखते हैं, यहां पे हमारे पास एनालिसिस निकल के क्या आता है। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हमारे पास हो गया, चाहे वो हमारे पास क्या है जी, ये पर्सन हमारे पास इंडिविजुअल है, चाहे सर ये पर्सन हमारे पास क्या है, ये पर्सन हमारे पास कोई एंटिटी है, या सर हमारे पास कोई ये पर्सन कंपनी है, या सर हमारे पास ये पर्सन कोई क्या है जी, कोई फर्म है, या सर ये पर्सन हमारे पास अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, सर ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी सर एक्सेप्ट कर सकते हैं पब्लिक से डिपॉजिट। हाँ जी सही सुन रहे हो सर, आपने तो कॉन्ट्राडिक्शन कर दी यहां पे, सेक्शन 49A की सर बात नहीं मान रहे आप लोग, आप सर गलत एनालिसिस बना रहे हो, क्योंकि सेक्शन 49A तो सिर्फ और सिर्फ 3 एंटिटी को बोला है कि पब्लिक से पैसा आप ले सकते हो जो कि विड्रॉएबल बाय चेक होगा। आप मुझे ये बताओ कि सर ये भी एंटिटीज एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ जी, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से सर यहां पे एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स को, लेकिन इस केस में पता है इनको क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। लेकिन सर अगर ये पब्लिक से यहां पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है ना, इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के क्या आता है सर, इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा। व्हाट? इनको सर यहां पे कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर क्या चीज की कंप्लायंस करनी पड़ेगी यहां पे? इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा फ्रॉम सेक्शन
व्हाट सर, फ्रॉम सेक्शन 73 से लेके 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी, सही सुन रहे हो आप। ये निकल के आती है इसकी एनालिसिस कि सर अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई एंटिटी, अगर कोई कंपनी या फर्म या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अगर वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहती है ना, हाँ जी कर सकती है, लेकिन इस केस में इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा प्रोविजंस को। कौन सी प्रोविजन को? सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 तक। ये प्रोविजन क्या कहती है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब सर बात यहां पर ये आगे कि दोनों चीजें कॉन्ट्रा, और आपने सर वो भी नहीं बताया कि सर अगर एनबीएफसी पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करना चाहे, एनबीएफसी अगर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहे, और ये डिपॉजिट आपका स्पेसिफिकली कौन सा होगा? ये आपका टर्म डिपॉजिट होगा, तो पब्लिक से सर ये भी यहां पे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन इस केस में सर इनको क्या करना पड़ेगा? इनको यहां पे एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक डायरेक्शन 1988 का यहां पे क्या मानना पड़ेगा? आरबीआई का 1988 का डायरेक्शन मानना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली एनबीएफसी अगर चाहती है एक्सेप्ट करे डिपॉजिट्स, तो इनको यहां पे डायरेक्शन किसकी माननी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस ऑफ एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक डायरेक्शन 1988, और इनको चैप्टर 3 बी ऑफ द आरबीआई एक्ट की भी डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। दोनों चीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो एनबीएफसी भी यहां पे क्या कर सकती है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कर सकती है। अब सर यहां पे ना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों अराइज हो रहा है? सेक्शन 49 बनाते समय 1949 का एक्ट है, उन्होंने स्पेसिफिकली ये तीन एंटिटी को बोला कि आप ऐसा एक्ट कर सकते हो, उसमें एसबीआई भी आपका आएगा। यहां पर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको बता दूं तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहां पर हमारे पास आएगा। तो एक और यहां पे आप ऐड कर लो, नो अदर देन पर्सन द बैंकिंग कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनको अलावा कोई भी और यहां पे क्या नहीं कर सकता था? एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब हमने एनालिसिस निकाला, हमने अपना जनरल इंटरप्रिटेशन निकाला कि सर क्या हमारे पास सच में ऐसे कोई इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं कर सकते? कर सकते। सर इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको कंपनीज एक्ट आपके सेक्शन 73 से लेकर सेक्शन 76 तक कंप्लायंस करनी पड़ेगी। एंड अगर एनबीएफसी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहती है तो ये वाले डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। तो यानी एक सेक्शन के ऊपर सर हमने डेप्थ में एनालिसिस निकाल ली। अब इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी, सेक्शन 49 पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, सेक्शन 49 पे नहीं, इस पे क्वेश्चन पूछी थी इंस्टीट्यूट ने कि क्या अगर कोई एंटिटीज या कोई कंपनीज या कोई फर्म यहां पे एक्सेप्ट करना चाहती है यहां पे डिपॉजिट्स को, क्या वो कर सकती है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है। तो इस चीज के लिए हम प्रिपेयर रहे, वेल प्रिपेयर है, कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग बन जाए कि हमें पता हो एग्जैक्टली सर इंस्टीट्यूट किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है जी, तो आपको एनालिसिस पता लग गया यहां पे क्या निकल के आता है? हाँ जी पता लग गया। अब यहां पे ना आपने सर हमें क्या बोला? आपने हमें एक चीज बोला कि कोई भी बैंकिंग यहां पर क्या है, कोई भी बैंक है वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। हाँ जी कर सकती है। तो मैंने आपको बोला कि अगर कोई भी बैंकिंग यहां पर कोई भी बैंक अगर बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है, तो कोई भी बैंक अगर बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए क्या यहां पर रिक्वायरमेंट्स है? तो कोई भी बैंक अगर बैंकिंग बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए सर क्या यहां पर रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं ना, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। दो चीजें यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? बैंकिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको सर क्या करना पड़ेगा? यहां पे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले आप कंपनी होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए या कॉर्पोरेट सोसाइटी, जो भी, अगर कॉर्पोरेट सोसाइटी बैंक है तो आपको कंपनीज एक्ट में क्या करवाना पड़ेगा जी? 2013 में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंड सर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है? आपको सर यहां पे सेक्शन 22 के अंदर में क्या लेना पड़ेगा जी? लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे? लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। तो अगर आपने आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ है, कंपनीज के अंदर में आप रजिस्टर्ड हो, आप क्या कर सकते हो? बैंकिंग बिजनेस कर सकते हो। कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो आप बैंकिंग बिजनेस कर ही नहीं सकते। या तो आपके पास लाइसेंस नहीं है या आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको यहां पे अलाउड नहीं किया जाएगा बैंकिंग बिजनेस को करने के लिए। और जिनके पास भी लाइसेंस होगा ना अंडर सेक्शन आपके पास 22, जिस भी बैंक के पास लाइसेंस है वही अपने नाम के साथ क्या यूज कर सकती है? सो दोज एंटिटीज, जो भी बैंक, दोज बैंक के पास लाइसेंस है ना, वही बैंक क्या यूज कर सकती है? यहां पे हमारे पास बैंक यूज कर सकती है अपने नाम के साथ, बैंकिंग कंपनीज यूज कर सकती है अपने नाम के साथ, बैंकर्स यूज कर सकती है अपने नाम के साथ।
तो वही नाम कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस इज द फॉरमोस्ट। सर क्या कंडीशन है जिसके ऊपर लाइसेंस दिया जाता है, अगले चैप्टर में देखेंगे वो कंडीशन है। उसके ऊपर में एक लैंडबैक केस भी आया था, वो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, हाई कोर्ट की भी जजमेंट थी, वो जजमेंट भी देखेंगे। उसके ऊपर केस स्टडी आती है, आपके इंस्टीट्यूट पूछती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो अगले जो चैप्टर हमारे पास है उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी सर? हाँ जी सर, यहां तक की कहानी हमको क्लियर हो गई कि हमारे पास बैंक के क्या रिक्वायरमेंट है, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 22 के अंदर में लाइसेंस और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए। अब चलो सर यहां पे ना कुछ हम देख लेते हैं कि क्या जो हम यहां तक अब चीजें कर सकते हैं। एक और है यहां पे, अब मैं आपको पता हूं इंस्टीट्यूट ने ना क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, एंड मुझे एक्सपेक्ट था कि वो यहां पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमने क्या देखा सर, हमने यहां पे देखा सेक्शन 22 की कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड, सेक्शन 22 के अंदर में लाइसेंस। और आपने क्या बोला कि सर कोई भी बैंक, कोई भी एंटिटीज अपने नाम के साथ बैंक को यूज ही नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास क्या ना हो जी, लाइसेंस ना हो। लेकिन इंस्टीट्यूट ने पता है क्वेश्चन क्या पूछा था, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था कि कुछ ऐसी एंटिटीज भी, एग्जम्पशन एंटिटीज भी है, भले ही सर उनके पास लाइसेंस ना हो बट फिर भी वो अपने बैंक के साथ नाम क्या यूज कर सकते हैं, बैंक यूज कर सकते हैं, बैंकिंग कंपनी यूज कर सकते हैं, बैंकर्स यूज कर सकते हैं, बैंकिंग एंटिटीज यूज कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, भले उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो वो भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जम्पशन भी है, हमारे पास कुछ एग्जम्पशन है, इनको स्पेसिफिकली एग्जम्पशन मिला है। एग्जम्पशन फ्रॉम यूजिंग द बैंक नेम, यूजिंग द बैंक एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम, एज अ पार्ट, यानी भले ही सर यहां पे क्या है, भले ही सर इनके पास यहां पे लाइसेंस नहीं है पर फिर भी ये लोग क्या कर सकते हैं सर, अपने नाम के साथ बैंक को, बैंकिंग कंपनी को, बैंक का मतलब आप समझ लेना बैंकिंग कंपनी, बैंकर्स, कुछ भी यहां पे बैंक का नाम यूज कर सकती है, भले ही सर इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनको एग्जम्पशन दी गई है। ये लोग कौन है सर, ये लोग कौन ऐसे महापुरुष है जिनको बिना लाइसेंस के भी अलाउड कर दिया है, यहां पर हमारे पास एक्ट ने अलाउड कर दिया कि आप अपना बैंक के साथ यूज कर सकते हो। ये हमारे पास आती है सब्सिडरीज बैंक। सब्सिडरी हमारे पास बैंक, अगर कोई सब्सिडरी हमारे पास बैंक है ना, उनको अलाउड किया गया है कि आप अपना यहां पे बैंक के साथ यूज कर सकते हो भले ही आपके पास लाइसेंस ना हो। अब ये सब्सिडरी होता क्या है सर, सब्सिडरी यहां पे समझने के लिए आपको यहां पे बता दूं कि सब्सिडरी के केस में ना दो चीजों से सब्सिडरी बना जाता है। पहली चीज, या तो किसी होल्डिंग कंपनी का 51% ऑफ द स्टेक हो, और ये स्टेक की मैं बात करूं तो इसका 51% स्टेक का मतलब क्या, 51% स्टेक ऑफ इन पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल में अगर 51% का स्टेक है, और दूसरा या तो दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो यहां पे सब्सिडरी बना जा सकता है, या तो उस एंटिटीज का जो होल्डिंग कंपनी, और ये होल्डिंग कंपनी हमारे पास, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। यानी होल्डिंग कंपनी हमारे पास जैसे एसबीआई हो गया, एसबीआई अगर अपना सब्सिडरी बनाना चाहती है तो सब्सिडरी के पास भले लाइसेंस नहीं है, अपना नाम यूज कर सकते हैं बैंक का, लेकिन जो हमारे पास होल्डिंग है उसके पास जरूर होना चाहिए। तो 51% ऑफ द स्टेक ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर रही है जी, यहां पे कंट्रोल कर रही है, तो उसे यहां पे क्या बोलते हैं, सब्सिडरी है। तो अगर कोई सब्सिडरी है, भले उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो क्या कर सकते हैं जी, अपने नाम के साथ बैंक को यूज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या, कौन सा आ गया, और हमारे पास आ गया जी यहां पे हमारे पास प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जिसका पर्पस क्या था, म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो यहां पे अगर इनका पर्पस हमारे पास म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, तो हां जी सही सुना आपने, भले इनके पास यहां पे लाइसेंस ना हो फिर भी यहां पे एग्जम्पशन है इनको। और सर हमारे पास क्या है, एम्प्लॉइज ऑफ अ बैंकिंग, एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो क्या करते हैं, अगर कोई एंटिटीज को कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इस केस में अलाउड होगा सर क्या, इवन तो लाइसेंस नहीं है, बैंक एज अ यूज कर सकती है। तो हमारे पास कोई ज्वाइंट वेंचर भी आ गया तो उस केस में भी यहां पे हमारे पास अलाउड होगा। तो ये कुछ हमारे पास एग्जम्पशन लिस्ट में है। प्रोविजन में और चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या चीजें आती है, तो इनको एग्जम्प्ट किया गया है। चलो अब प्रोविजन पे चलते हैं सर, हमारे पास देखते हैं कि प्रोविजन एग्जैक्टली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चीजों के एनालिसिस देख रहे हैं, क्या एग्जैक्टली प्रोविजन भी वही कहना चाहता है। चलो जी देखते हैं क्या कहना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैंने आपको बताया सेक्शन 49A। अब देखो जो मैं आपको बता रहा हूं एज इट इज वही चीजें होगी। सेक्शन 49A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने क्या बोला, कोई और पर्सन नहीं, नो पर्सन अदर देन अ बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फर्म, आपको जो गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने,
उनको छोड़ के कोई और पर्सन सर डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता जो कि विड्रॉएबल बाय चेक है। यही चीज मैंने बताई आपको सेक्शन 49 के एनालिसिस में। हाँ जी सर, हमने यही चीज देखी थी, एग्जैक्टली वही प्रोविजन हमने देखा था, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई और स्कीम जो कि गवर्नमेंट के थ्रू यहां पे नोटिफाइड है तो वो भी एक्सेप्ट कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये 4-5 एंटिटीज एक्ट ने बोला, स्पेसिफिकली पावर दिया कि आप ही लोग क्या कर सकते हो जी, आप ही लोग डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हो। सर हमने यहां पे ना एनालिसिस देखा, इसकी लेमैन इंटरप्रिटेशन देखी। हमने यहां पे क्या बोला कि सर हाँ जी आप जो कहते हो ना सेक्शन 49 है, बात बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन हमारी भी कुछ एनालिसिस निकल के आती है सर, हमारा भी ब्रेन है, हमारा भी कॉमन सेंस है। क्यों सर ओनली बैंकिंग कंपनी, क्यों सर ओनली यहां पे एसबीआई, सर व्हाई नॉट इंडिविजुअल, क्यों नहीं, कंपनीज क्यों नहीं कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। इसका जनरल इंटरप्रिटेशन हमने क्या देखा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज, कर सकती है सर नॉन बैंकिंग एंटिटीज। तो यहां पे नॉन बैंकिंग एंटिटीज का मतलब हमारे पास क्या हो गया, चाहे हमारे पास कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, चाहे हमारे पास फर्म है, या कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, हाँ जी, या फिर कोई इंडिविजुअल है, वो भी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स को फ्रॉम द व्हाट, फ्रॉम पब्लिक। लेकिन इस केस में इनको क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा, इस केस में इनको कंप्लायंस करना पड़ेगा कौन से सेक्शन सर, सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर ये कंप्लायंस करते हैं तो ये भी पब्लिक से पैसा यहां पे ले सकते हैं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे 1000 10 हजार की करोड़ की कंपनीज होती है। तो जब मैंने वहां पे ऑडिट किया ना तो ये चीज मुझे वहां पे लिंकेज लगी कि वो भी यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही थी। वो डिपॉजिट की कंप्लायंस हमने चेक करना था कि क्या एज पर द 73 और 76 के अंदर में उन्होंने कंप्लायंस के साथ डिपॉजिट को लिया है कि नहीं। तो हमने जब ऑडिट किया तो हमने ये यहां पर ये जनरल इंटरप्रिटेशन निकाला कि हाँ जी सर कंपनीज एक्ट में भी तो कहते हैं स्पेसिफिकली आप कर सकते हो, कोई कंपनी करना चाहे, कोई एंटिटीज करना चाहे कर सकती है, लेकिन ये कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस चीज में, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग। लेकिन अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, अगर वो यहां पर क्या करना चाहती है, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना चाहती है, लेकिन वो टर्म डिपॉजिट होना चाहिए, अगर वो करना चाहती है कर सकती है। लेकिन इस केस में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 1998 एंड अदर डायरेक्शन इशूड बाय इट अंडर चैप्टर 3 बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में क्या करना पड़ेगा, इनको डायरेक्शन माननी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्शंस को मानते हैं तो ये भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स को। समझ में आए जी, समझ में, इतनी डेप्थ में चीजें हम कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के अप्रोच से कर रहे हैं। अब इतने डेप्थ में और इतने डेप्थ में एनालिसिस कोई और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं कराएगा, कोई और फैकल्टी नहीं करवा पाएगा जितनी डेप्थ में मैं चीजों को करवा रहा हूं ना। इंस्टीट्यूट में आपको बता रहा हूं कहां कहां से क्वेश्चन पूछती है और कहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। चलो जी नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया कि कोई भी अगर बैंकिंग कंपनी है, अगर उनको यहाँ पे बैंकिंग बिजनेस करना है तो क्या लगाना पड़ेगा सर, यहाँ पे रिजर्व बैंक से सर लाइसेंस लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर वो क्या करना चाहती है, कमेंस करना चाहती है, कैरी करना चाहती है बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनी, और अगर उनके पास लाइसेंस है ना सर, तभी वो क्या कर सकते हैं, अपने नाम के साथ बैंक को यूज कर सकते हैं, अपने नाम के साथ यहां पे बैंकर्स को यूज कर सकते हैं, बैंकिंग एंटिटीज को यूज कर सकते हैं। यानी नो कंपनी, कोई और कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी को बोला गया आप यूज ही नहीं कर सकते बैंक, बैंकर, बैंकिंग एंटिटीज अपने नाम के साथ, जब तक कि आपके पास सेक्शन 22 के अंदर में आरबीआई के पास से क्या नहीं है जी, लाइसेंस नहीं है। लेकिन इसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था सर, कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ये एग्जाम्पशन लिस्ट हमारे पास है। एग्जाम्पशन क्या बोला गया, एग्जाम्पशन फ्रॉम यूजिंग द बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। इनको एग्जाम्पशन दी गई है कि भले सर लाइसेंस नहीं है, आप अपने नाम के साथ बैंक यूज कर सकते हो, बैंकिंग एंटिटीज यूज कर सकते हो, लेकिन इस केस में आप क्या होने चाहिए जी, सब्सिडरीज होने चाहिए। और सब्सिडरीज कैसे बनती है मैंने आपको बताया, या तो 51% का किसी भी बैंकिंग कंपनी का क्या होना चाहिए, स्टेक होना चाहिए, और पेड अप शेयर कैपिटल। और सर हमारे पास क्या है, या दूसरा चीज रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास कि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना चाहिए जी, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए। तो मेजॉरिटी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या कंट्रोल कर रही है, या 51% ऑफ स्टॉक है, तो आप सब्सिडरी बन सकते हो। तो सब्सिडरी ऑफ द बैंक या एसोसिएशन ऑफ द बैंक्स है, या फिर कोई प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है। देखो जितने नाम कह रहा हूं अच्छे तरीके से लर्न कर लेना, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि फॉर्म्ड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, म्यूचुअल इंटरेस्ट
एंड एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे कवर है, फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। अगर किसी बैंकिंग कंपनी के एम्प्लॉय ने ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया है और वो बैंकिंग कंपनी हमारे पास कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नेशनलाइज्ड बैंक, सर उनको एग्जम्प्ट किया गया फ्रॉम दिस रिस्ट्रिक्शन। आप लोग कर सकते हो। सर एक बार रिपीट करो, यहां पे हमारे पास कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सब्सिडरी एसोसिएशन ऑफ बैंक, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक। ये 6 चीजों को क्या बोली गई है, आप लोग एग्जम्प्टेड हो। भले सर आपके पास लाइसेंस ना हो ना, फिर भी आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक के साथ नाम यूज कर सकते हो, एज अ बैंक, एज अ बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। कुछ यहां पर सर परमिटेड बिजनेस ही है। सर हमने तो यहां पर देखा, ये सेक्शन 5 सबसेक्शन बी हमें क्या कहता है, वो तो क्लियरली कहता है कि यहां पर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग लोन्स एडवांसेस और इन्वेस्टिंग। तो ये तो मेन पर्पस, ये तो सर हमें पता ही कि यहां पर ये बिजनेस को कर सकती है। कुछ और भी बिजनेस को कर सकती है, जैसे हमारे पास क्या है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज का हमें पता ही है सर, ड्रॉइंग करना, एक्सेप्ट करना, बाइंग करना, सेलिंग, तो ये तो हमें पता ही है सर, बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉइंग तो होता ही है। और कुछ लैंडिंग ऑफ मनी, एडवांसिंग ऑफ मनी हमारे पास हो गया, चाहे विद और विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी अगर क्लीन लोन है तभी यहां पे होगा। कैरिंग एंड ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी, अब ये जो गारंटी और ये इंडेमनिटी है ना, इसके ऊपर स्पेसिफिकली हमारे पास चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल डी में करेंगे एनालिसिस, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके करेंगे। बहुत स्टूडेंट जितने भी एस्पिरेंट है ना कंफ्यूज होते हैं, सर गारंटी इंडेमनिटी में मतलब क्या, डिफरेंस क्या है। गारंटी के केस में 3 पार्टी हमारे पास आती है, इंडेमनिटी के केस में 2 पार्टी आती है। इंडेमनिटी और जो हमारे पास गारंटी है ना, यहाँ पे प्राइमरी लायबिलिटी हमारे पास किसकी होती है, गारंटर की होती है। देखो आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में तो हमने इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, उसको डिटेल में करेंगे तब और डेप्थ में चीजें क्लियर होगी, लेकिन यहां पर हमें उतनी डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली हमारे उसके ऊपर चैप्टर, तो वहां पे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करके वहां पे चीजों को समझेंगे, तो वो बात का टॉपिक है। मैनेजिंग, सेलिंग एंड रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी उनके यहाँ पे कंट्रोल में आया या उनको मैनेज करना, अगर आपने क्या किया, अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो उसको क्या करना जी, सेटिस्फेक्शन करना, उसको रियलाइज करना, ये भी कुछ बैंकिंग कंपनीज के बिजनेस में आते हैं। मैंने आपको बताया कि सर कुछ बिजनेस यहां पे परमिटेड तो है, वहीं पे हमारे पास क्या है सर, डू यू प्रोवाइड दिस स्लाइड्स पीपीटी, हाँ जी, आपको 1 घंटे के बाद ये पीपीटी अपलोडेड मिलेगा। आप पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हो, आप पेड कोर्स के एस्पिरेंट हो, आपको डेफिनेटली ये सारे के सारे पीपीटी में प्रोवाइड करूंगा, 1 घंटे के अंदर में सारे अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। सेक्शन 8 हमारे पास क्या कहता है, सेक्शन 8 क्या कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, सर क्लियरली प्रोहिबिट करता है बैंकिंग कंपनी को क्या चीज में, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, आप सर ट्रेडिंग एक्टिविटीज में नहीं आ सकते। अब ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब हमने देखा यहां पर क्या सर, हमारे पास बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप सर इसमें इंडल्ज हो ही नहीं सकते। क्लियरली सेक्शन 8 क्या कहता है जी, प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं जो कि सेक्शन 9 है, जिसके ऊपर डेप्थ में हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया था, फिर लेमन लैंग्वेज में हमने समझा था। अब चलते हैं कि जो हमने सर चीजें समझी थी ना, क्या एज इट इज प्रोविजन भी वही कहता है, हाँ जी प्रोविजन भी वही कहता है जो हमने लेमन लैंग्वेज में चीजों को समझा है। सेक्शन 9 आपका क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ व्हाट, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। अब क्या कहता है, कोई भी बैंकिंग कंपनी, क्लियरली सुन लो, मैंने बताया ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ना तो अक्वायर करेगी, ना तो सर होल्ड भी नहीं कर सकती। अगर ऑलरेडी उन्होंने अक्वायर कर लिया है तो उसको होल्ड भी नहीं कर सकते। आपको कंपल्सरी सर यहां पे कब तक होल्ड नहीं कर सकते, नॉट एक्सीडिंग एनी पीरियड ऑफ 7 ईयर, नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउसएवर अक्वायर्ड। अगर किया, एक्सेप्शन है सर, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए किया है, सर मैंने बताया था, हमने देखा एनालिसिस, हमने यहां पर देख लिया कि अगर अपने यूज के लिए है तो यस एब्सोल्युटली यहां पे अक्वायर किया जा सकता है, लेकिन अपने यूज के लिए नहीं है तो कोई भी बैंकिंग कंपनी होल्ड ही नहीं कर सकती फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, या कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, विच एवर इज लेटर, वो तो सर ऑब्वियसली है ना, कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट के बाद और जो हमारे पास 7 ईयर के बाद, तो जो भी हमारे पास बाद का टाइम पीरियड आएगा उसका यहाँ पे 7 ईयर तक होल्ड ही नहीं कर सकती। इनको क्या बोला गया है, ये बैंकिंग कंपनी को यहाँ पे ये जो हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर अक्वायर किया है ना, इनको सर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिस्पोजल विद इन अ व्हाट सर, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 साल के अंदर में क्या कर दो, सी डिस्पोज ऑफ कर दो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि सेक्शन 9 क्लियरली प्रोहिबिट करता है आप अपना इमूवेबल, और लॉजिक भी हमने देखा, रीजन भी हमने देखा, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट्स आप कहीं के कहीं यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में और मार्केट
अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी अगर डाउन गई तो हजारों लाखों करोड़ का यहां पे हमको घाटा हो सकता है, डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं खतरे में जा सकती है। दैट्स व्हाई द रीजन सेक्शन 9 का बनाने का पर्पस यही था। लेकिन यहां पे रिजर्व बैंक के पास पावर है, किसी पर्टिकुलर केस में वो क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास अफोर्सेड पीरियड में जो 7 ईयर का पीरियड है ना, उसे एक्सीड किया जा सकता है 5 ईयर तक। यानी टोटल अगर कहने की बात अगर हम देखें ना, तो टोटल 12 साल का टाइम पीरियड है। 12 साल में अगर कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी को अक्वायर किया तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा जी, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। 12 साल कब देखेंगे, जब आरबीआई की परमिशन है। लेकिन जिस दिन से डेट ऑफ एक्विजिशन से आपने अक्वायर किया, वहां से 7 साल के अंदर में इसको डिस्पोज ऑफ कर दो, सेक्शन 9 क्लियरली प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। सर बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, तो बैंक की कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये किसी भी एक चीज में यहां पे हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हमें यहां पे समझ में आता है किससे सर, यहां पे कंपनीज एक्ट यहां पे डिफाइन करती है बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कुछ नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट का बोला कि कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है हमारे पास क्या, कंपनीज एक्ट 2013 में, इंक्लूड्स फॉरेन कंपनीज भी। तो बॉडी कॉर्पोरेट हमारे पास बैंक हो सकती है, या कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 में, अर्लियर एक्ट था, उसके बाद न्यू एक्ट हमारे पास है 2013, और आपका कोई फॉरेन कंपनी भी आ गया। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो जी, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या बोला गया कि सर आप लोग ना क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहती है इन मोर देन वन स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा में वो क्या होना चाहती है, ऑपरेट होना चाहती है, या आप कह लो ऑपरेट होना चाहते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास अगर वो ऑपरेट होना चाहती है मोर देन वन स्टेट में, मोर देन वन स्टेट में अगर यहां पे हमारे पास यहां पे क्या करना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है, तो इस केस में सर इनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। पता है कहां पे, इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर व्हाट, अंडर द सेंट्रल एक्ट के अंदर में। सेंट्रल एक्ट के अंदर में सर इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई द रीजन ये इंपॉर्टेंट है समझना हमें। चलो जी नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। और हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो ऑपरेट हो रही है ओनली इन वन स्टेट, ओनली इन वन स्टेट में, अगर एक ही स्टेट में अगर वो ऑपरेट हो रही है ना, तो इस केस में पता है उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा किसके अंदर में सर, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा जी स्टेट एक्ट के अंदर में। स्टेट एक्ट के अंदर में सर उनको यहां पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब सर यहां पे ना सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल एक्ट अगर मैं आपको बता दूं तो वो हमारे पास आता है मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2202। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में क्या करना पड़ता है जी, इनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। सर उसका भी बताओ वो कौन सा एक्ट है, हर स्टेट का अलग अलग एक्ट होता है, मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। मैं पंजाब का आपको बताऊं तो 1968 है, ऐसे दिल्ली का अलग एक्ट होगा, तो हर स्टेट का अलग अलग है। जिस स्टेट में वो ऑपरेट कर रही है उस स्टेट के एक्ट के, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में उनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो ऑपरेट होना चाहती है मोर देन वन स्टेट में, तो कौन सा यहां पे एक्ट यहां पे उनको रजिस्टर लेना पड़ेगा या यहां पे इन्फोर्स होगा, क्या सेंट्रल क्या स्टेट, क्या बोथ एक्ट यहां पे अप्लाई होगा, स्टेट और सेंट्रल, या आपको लग रहा है नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास क्या, अगर ऑपरेट करिए मोर देन वन स्टेट में तो रजिस्टर लेना पड़ेगा अंडर द सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है जी, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, जो कि ऑल सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मैं स्टेट एक्ट की बात करूं तो हर स्टेट का अलग अलग अपना एक्ट है। ठीक है जी, चलो जी, तो ये हमने देख लिया, ये हमारे पास क्या है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है या तो सेंट्रल या तो स्टेट एनएक्टमेंट के अंदर में, और इसके हमने एनालिसिस भी देख ली। नेक्स्ट आता है कि सर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि जो सुपरिटेंडेंस होगा, डायरेक्शन होगा, अफेयर होगा, बिजनेस ऑफ बैंक, सर वो किसको दिया गया, सेंट्रल बोर्ड को दिया गया। तो सेंट्रल बोर्ड के पास क्या है जी यहाँ पे, कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंस कैसे होगी, जो भी डायरेक्शंस यहाँ पे बैंकिंग कंपनी कर रही है क्या सही तरीके से कर रही है कि नहीं, क्या जो परमिटेड बिजनेस है वही कर रही है कि नहीं, क्या जो प्रोहिबिटेड बिजनेस है वो तो नहीं कर रही है, उसकी निगरानी करना, उसके डायरेक्शन अफेयर को चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये सेंट्रल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास क्या कहता है, सेंट्रल बोर्ड के अंदर में क्या होगा जी, गवर्नर होगा एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर जिस भी गवर्नर को या हमारे पास डिप्टी गवर्नर को अपॉइंट करेगा वो मेंबर होगा हमारे पास सेंट्रल बोर्ड का। हमारे पास 4 ऐसे डायरेक्टर होंगे जो कि नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे नॉमिनेट करेंगी, ईच फ्रॉम वन लोकल बोर्ड। अब ये लोकल बोर्ड हमारे पास क्या है, ईच फ्रॉम वन, एक हमारे पास लोकल बोर्ड से होना चाहिए, यानी स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी यहां पे जो लोकल बोर्ड्स हैं जो कि ऑपरेट करते किसी भी गवर्न करते सेंट्रल कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनीज को, उस लोकल बोर्ड का कोई भी यहां पर हमारे पास एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए। 4 डायरेक्टर इन सिंपली कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहां पे नॉमिनेट होने चाहिए। 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे वो भी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 10 ऐसे डायरेक्टर जो होंगे जो कि एलिजिबल है अंडर दिस पोस्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे नॉमिनेट करेगी। कौन कौन से सर, गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर। और आपका सेकंड हमारे पास क्या गया, 10 डायरेक्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 हमारे पास कौन से आगे थी, 4 हमारे पास डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शेड्यूल्ड बैंक सर हमारे पास क्या होता है, शेड्यूल्ड बैंक यहां पर हमारे पास सिंपली क्या कहता है कि शेड्यूल्ड बैंक के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देख लेते हैं सर। शेड्यूल बैंक के लिए क्या बोला गया, शेड्यूल बैंक यहां पे उन्हीं बैंक को बोलेंगे जो कि यहां पे क्या है जी, यहां पे 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। सर वो 2 कंडीशन हमारे पास कौन सी है, 2 कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आता है विच इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो जो हमारे पास आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड है उसे शेड्यूल बैंक बोलेंगे, प्लस इनके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर में अगले सेशन में ना बहुत बड़ी डिस्कशन है इसके ऊपर में। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अगर कोई फॉरेन बैंक है तो कितना होगा, इंडियन बैंक है तो कितना होगा, तो वो हम यहां पे देखेंगे। एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपके पास है ना तो आप क्या कर सकते हो, आपको यहां पे शेड्यूल्ड बैंक बोला जाएगा। तो हमारे पास क्या है जी, आप वो बैंक जिनको इंक्लूड किया गया है सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में, प्लस अगर आपके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल तो आपको शेड्यूल बैंक बोला जाएगा। वही आपका प्रोविजन भी यही कहता है, आरबीआई एक्ट डिफाइन करता है शेड्यूल बैंक को। शेड्यूल बैंक कौन है जी, शेड्यूल बैंक वो है जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट में क्या है जी, इंक्लूडेड है। और आपका क्या है जी, और आपके पास इनको और हमारे पास जो सेटिस्फाइड करते हैं क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया हमारे पास कौन सी सेक्शन में, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की, कि इनको इतना मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यहां पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी, शेड्यूल्ड बैंक हमारे पास होगी। नेक्स्ट अगर मूव ऑन करें तो हमारे पास क्या है सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सर यहां पर हमने देखा है कि सब बैंक के ऊपर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एनबीएफसी के ऊपर हमारे पास ना प्रोविजन लगते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है, डेमोन्स्ट्रेट यहां पे पूछ सकती है आपसे कि सर कुछ ऐसे 2 ही हमारे पास ऐसे हमारे पास चीजें हैं ना जिनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19 और 49 के प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द नाबार्ड एक्ट, कि नाबार्ड एक्ट में जो मर्जी लिखा हो, हम जो बोल रहे हैं ना वो बातें यहां पर प्रेफर की जाएगी। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है, ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, इनके ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा। वो 2 हमारे पास कौन है, ये 2 हमारे पास है जी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल बिजनेस क्या है जी, यहां पे प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। तो 2 हमारे पास कौन सी आ गई, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका प्राइमरी बिजनेस क्या है जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखो जी इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करेगी, शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है उनके ऊपर लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजन लगेगी, यानी इतनी डेप्थ में चीजें पूछी जाती है। हाँ जी सर, इतनी डेप्थ में चीजें पूछी जाएगी आपसे, तो प्रिपेयर रहो। 1% भी अपने आप को ये मत बोलो कि इंस्टीट्यूट को चांस मत दो कि आपको वो ट्रिक करे और आपके नंबर काट ले। यहां पर अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना है, उनके ऊपर यहां पे नॉन एप्लीकेबिलिटी होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन अप्लाई ही नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये 2 अच्छे तरीके से लिख लेना, हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी हमारे पास कहां कहां है। नॉन एप्लीकेबिलिटी अगर मैं हैंडरिटन फॉर्म में भी बोलूं तो अगर देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हाट सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर कहां कहां अप्लाई नहीं करेगा, तो 2 चीजें यहां पर बोला है, वो 2 चीजें हमारे पास कौन कौन सी है, एक आता है जी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, और सर दूसरी चीज हमारे पास कौन सा आ गया, एक दूसरी चीज हमारे पास आ गया सर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका प्राइमरी बिजनेस क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी
जिसका सर प्राइमरी बिजनेस क्या हमारे पास हो गया, जिनका प्राइमरी बिजनेस हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड हो गया। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस सर किसको, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना, तो वो हमारे पास क्या हो गया, उनके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होगी ही नहीं। चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनुअल इंस्पेक्शन क्या है हमारे पास, एनुअल इंस्पेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सर बहुत ही इजी है। आरबीआई को यहां पे पावर दी गई है सेक्शन 35 के अंदर में कि अगर यहां पे कोई भी बिजनेस अगेंस्ट यहां पे बैंकिंग कंपनी कर सकती है तो आप यहां पे एनुअली क्या करो, इनका इंस्पेक्ट करो। इसके अंदर में क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिकली पूरे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या होती है, इंस्पेक्शन करती है। अगर आरबीआई को लगता है सोल मोटो है, ये नहीं कंपलसरी बोला कि आपको एनुअली करना ही है, आरबीआई को लगता है किसी भी बैंकिंग कंपनी का चांसेस ऑफ फ्रॉड ज्यादा है, एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट इनसे हो नहीं रहा, रिस्क कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा, तो उस केस में वो क्या करवा सकते हैं जी, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। ये पावर यहाँ पे दिया गया आरबीआई को कि आप ये कर सकते हो अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब ये किस तरीके से करते हैं, ये एनुअल इंस्पेक्शन वो करते हैं स्पार्क के फॉर्म में। किस तरीके से सर, सुपरवाइजरी प्रोग्राम ऑन द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल, तो इसके अंदर में रिस्क और कैपिटल की असेसमेंट की जाती है एनुअल इंस्पेक्शन के प्रोसीजर में, जहां पे क्या है, आपसे इनवाइट किया जा सकता है किसी भी बैंकिंग कंपनी से कि आप ये स्पेसिफिक हमें रिपोर्ट दो या इंफॉर्मेशन दो किसी भी बैंकिंग कंपनी से थ्रू अ सुपरवाइजरी प्रोग्राम ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है सर, रिजर्व बैंक क्या है सर, सबको पता है रिजर्व बैंक हमारे पास सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है सर, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाना और बैंक नोट को इश्यू करना। तो इसके ऊपर भी हमारे पास क्या है, इशुइंग द बैंक नोट्स हमारे पास हो गया, या रिजर्व को हमारे पास रखना। आप सभी को पता है सीआरआर सभी बैंकिंग कंपनी को रिक्वायर्ड है कि कैश रिजर्व पोर्शन, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन रिजर्व बैंक के पास मेंटेन करके रखे और इंश्योर क्या करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी को, ऑपरेट करना करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को, और इश्यू करना बैंकिंग के लाइसेंस को, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ बैंकिंग के बोर्ड्स को अपॉइंट करना, यहाँ रिमूव करना। और ये जो हमारे पास बैंकिंग के पर्सनल जिसे अपॉइंट किया जाता है, ये सिंपली आपके पास पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इनका कोई भी ऐसा रोल नहीं है। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ बैंक्स एंड टू गिव द डायरेक्शन, इंस्टीट्यूट आपके ऊपर इस पे क्वेश्चन पूछेगी। ये कुछ अमेंडमेंट आया था आपका, ये अमेंडमेंट आया था जी 9 अगस्त 2019 में, आरबीआई एक्ट को स्पेसिफिकली कुछ पावर दी गई थी। चलो जी आज का लास्ट टॉपिक, इसके बाद सेशन को एंड करेंगे। यहां पर 2 से 3 मिनट का ये टॉपिक हमारे पास है। कुछ अमेंडमेंट हुई थी हमारे पास, किसमें सर, अमेंडमेंट हुआ था यहां पे आरबीआई एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ था। अब ये आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट पता है कब हुआ था, ये आरबीआई एक्ट जो 1934 सबसे पुराना पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस का जो एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट लाया गया था 9 अगस्त 2000 यहां पे 19 में। अब इसके अंदर में ना कुछ स्पेसिफिकली पावर और दी गई आरबीआई को। आरबीआई को कुछ और पावर क्या दी गई सर, यहां पे एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए और यहां पे सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई को पावर दे दिया गया। सर आरबीआई को और क्या पावर दिया गया कि सर यहां पे मिनिमम नेट ओन्ड फंड की रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया। मिनिमम जो नेट ओन्ड फंड थी ना फॉर एनबीएफसी का, वो सर यहां पे चेंज किया गया, ये अमेंडमेंट लाया गया। पहले कितना था जी, 100 करोड़ था, 100 करोड़ से चेंज करके यहां पे 2 करोड़ पे लाया गया। तो 2 करोड़ की मिनिमम नेट ओन्ड फंड यहां पे चेंजेस अमेंडमेंट लाया गया। और सर यहां पे क्या अमेंडमेंट दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे इनको पावर दिया गया कि अगर कोई ऑडिटर क्या करता है, अगर कोई ऑडिटर अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, जो डायरेक्शन आरबीआई ने दी है उसके अगेंस्ट में अगर क्या करती है, ऑडिट करती है, अगर वो ऑडिट करती है, ऑडिट कंडक्ट करती है, तो उसको क्या कर सकती है, आरबीआई के पास पावर दिया गया है कि वो ऑडिटर को डिबार किया जा सकता है या रिमूव किया जा सकता है। डिबार का मतलब रिमूव करना, डिबार फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए उस ऑडिटर को उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिमूव किया जा सकता है। और आरबीआई को क्या पावर दिया गया अमेंडमेंट के अंदर में कि सर आप क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनबीएफसी। तो ये कुछ यहां पे क्या दी गई थी जी, ये यहां पे पावर दी गई थी अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 9 अगस्त 2019 में यहां पर आया था, जो कि स्पेसिफिकली किसको दिया गया, आरबीआई को दिया गया है। देखते हैं जी कौन कौन सी अमेंडमेंट यहां पे दी गई थी अंडर द आरबीआई एक्ट में हमारे पास। तो यहां पर ये जो हमारे पास अमेंडमेंट आया था कब आया जी, 9 अगस्त 2019 को आया था, जहां पे इन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें यहां पे इंक्लूड की थी। वो क्या था, जो नेट ओन्ड फंड था सर, उसे यहां पे जो पहले 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी उसे
यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिमिट पे लेके आया 2 करोड़ के ऊपर लेके आया। सर जो भी हमारे पास न्यूली इंसर्टेड सेक्शन यहाँ पे किया गया, अब ये सेक्शन याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना आपको यहाँ पे क्या बोला कि अगर अफेयर एनबीएफसी के सही से नहीं है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्टर को, या उनको बोर्ड में से हटा सकते हो, सुपरसीड कर सकते हो। और हमारे पास और क्या पावर दी गई, हमारे पास इंट्रोड्यूस किया ये वाला सेक्शन जो कि आरबीआई को यहाँ पे पावर दिया गया कि आप यहाँ पे डिवार कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो ऑडिटर को, अगर वो एक्सरसाइज करता है यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑडिट जो कि अगेंस्ट टू द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई है, तो इसको यहाँ पे कितने पीरियड के लिए यहाँ पे किया जा सकता है सर, 3 साल के लिए डिवार कर सकता है इफ द आरबीआई सेटिस्फाइड कि ऑडिटर ने कोई कंप्लाई नहीं किया उनके डायरेक्शंस को। तो और यहाँ पे अंडर द न्यू स्कीम में अंदर में यहाँ पे और क्या लाया गया, आरबीआई को पावर दी गई कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जी, एमलगामेट कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, स्प्लिटिंग अप कर सकते हो किसी भी एनबीएफसी को बाइबल और नॉन बाइबल के बिजनेस में। और यहाँ पे एडिशनल और क्या पावर दिया गया कि यहाँ पे आप किसी भी एनबीएफसी से कोई भी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन या ग्रुप यहाँ पे मंगवा सकते हो। ठीक है जी, तो ये था जी आज का सेशन। एक दो और यहाँ पर सर, लास्ट टाइम आई गॉट दिस क्वेश्चन ऑन सेक्शन 45mm। हाँ, तो ये क्वेश्चन देख लो, दैट्स व्हाई द रीजन मैंने बोला ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। ये जो अमेंडमेंट वाला हमारे पास है ना, अमेंडमेंट इन आरबीआई एक्ट 1934, ये क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंस है। आप सभी को यहाँ पे पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे कि 100 करोड़ से एग्जिस्टिंग 2 करोड़ पे लाया गया, सुपरसीडिंग कर सकती है अमेंडमेंट के थ्रू। और हमारे पास सेक्शन 45 जो कि इंपॉर्टेंट था, 3 साल के लिए ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है, इसके ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता भी है। और यहाँ पे न्यू पावर दी गई, क्या पावर टू फ्रेम द स्कीम, जैसे अमेलगामेशन, कंस्ट्रक्शन, और एडिशनल पावर दिया क्या फर्निश कर सकते हो। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रह गए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम, ये जो पावर ऑफ रेगुलेटर है ना, एक टॉपिक रह गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी देखो, वैसे तो स्पेसिफिकली पावर किसको दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। कुछ यहां पे रिजर्व पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सर विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक कर ही नहीं सकती, यानी स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस चीज को, पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। लास्ट टॉपिक है, कल के सेशन में देखेंगे। आई होप कि आज का सेशन यहां पे आपको अमेजिंग लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और क्या मेरा यहां पे टीचिंग मैथोलॉजी होने वाला है और किस डेप्थ में मैं चीजों को करवा रहा हूं, हर एक पॉइंट को कंसीडर करके कि यहां पे क्वेश्चन पूछ सकती है, आप कहीं ना कहीं यहां पे अटेंशन पे करो। यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज डेप्थ में कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर रहे हो। और मैं बिलीव देता हूं अगर क्रैश कोर्स आप लास्ट डे तक बने रहते हो ना, बीआरबीएल में एक्सपर्ट बना दूंगा आपको। इंस्टीट्यूट जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछे सर, हम यहां पे रेडी रहेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी क्रैकर बैच में हो जाएगी। ठीक है जी, तो आई होप कि सेशन आपको अमेजिंग लगा होगा। अगर सेशन अमेजिंग लगा तो अपना फीडबैक देना मत भूलना। अब अगले सेशन में आप जा सकते हो जहां पे शुभम सर की क्लास होगी, आप क्रैश कोर्स के अंदर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को डाउट है तो 2 मिनट यहीं पर मैं हूं, आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे साइड से सेशन आज का एंड होता है। ठीक है जी, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज मेरे साइड से सेशन यहां पे एंड है। इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे पास यहां पे होंगे, इसी लेवल के हम यहां पे डेप्थ में चीजों को एनालिसिस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चीजों को करवाता हूं हैंड रिटन के फॉर्म में, तो आप भी साइड बाय साइड अपना हैंड रिटन नोट्स यहां पे बनाते चलो। अब ये हैंड रिटन नोट्स बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे पास, कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसके हैंड रिटन फॉर्म में हमने लिख लिया और इसी को रिवाइज करते रहे, तो सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे क्लियर होती रहेगी। ठीक है जी, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे साइड से आज का सेशन यहाँ पे क्या होता है जी, एंड होता है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। बीआरबीएल की क्लासेस कितनी होगी, तो मान के चलो यार 20 से 22 घंटा, 22-23 क्लासेस तो डेफिनेटली होगी। 22-23 क्लासेस में सारे के सारे 34 के चैप्टर्स हमने करने हैं, इतना क्लासेस मान के चलो, इतने तो डेफिनेटली होंगे ही। लेकिन सारी की सारी चीजें, ये अश्योर हो जाओ डेप्थ में चीजें होगी। ये नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर से करवा दिया, प्रोविजन क्या कहता है, चलो करवाने को मैं लाइन टू लाइन करवा दिया, हो गया सेशन खत्म, लेकिन उसमें मजा भी नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। चीजों को इतनी डेप्थ में करो कि चीजें हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाए, कि अगर 10 दिन बाद भी चीजों को रिकॉल करें ना, तो सारी की सारी चीजें रिकॉल हो हमारे पास। ठीक है, तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि सारी सारी चीजों को एक डेप्थ में एनालिसिस करके कि क्या कहना चाहता है, ये प्रोविजन आया ही क्यों गया, आया तो उसका जनरल इंटरप्रिटेशन कैसे निकलता है। तो मेरा अप्रोच हमेशा यही रहता है, और ऐसी चीजें हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है जी।
चलो जी, किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे साइड से सेशन एंड है, आप नेक्स्ट सेशन में जा सकते हो जी। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49 आपका, एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम द यूजिंग बैंक एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब हमने इंपॉर्टेंट ही करना है। जो थ्रेटिकल इंपॉर्टेंट है तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसे स्किप ही कर रहे हैं। सारे के सारे जो इंस्टीट्यूट के लेवल के क्वेश्चंस है या कंसेप्ट्स है ना, हम वही यहाँ पे कर रहे हैं। चलो जी, आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है। तो कल के सेशन में आ जाना जी, कितने बजे? 7 AM आ जाना। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन आपकी बीआरबीएल की चल रही है, यहाँ पर अच्छे तरीके से हम करेंगे। 7 AM यहाँ पे आप आ जाना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।